तेलंगाना राज्य सरकार का टीसैट चैनल में हिंदी भर्ती परीक्षा हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है, इसमें कंटेंट विषय के अंतर्गत हम साहित्य में जो रीतिकाल है, रीतिकाल के कवि रचनाओं के संदर्भ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें रीतिकाल में अगर हम देखेंगे तो 3 मुख्य भाग आएंगे अध्ययन करने के लिए। हिंदी के साहित्यकार या विद्वान इसको सरल रूप से अध्ययन करने के लिए 3 रूपों में बांटें। तो 3 भाग ये हैं: रीति बद्ध कवि, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो इस तरह हम 3 रूपों में बांट सकते हैं। फिर एक बार दोहराऊंगा, रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत मित्रों देखिए, एक केशवदास, चिंतामणि, भूषण, देव, मतराम, जसवंत और कुलपति मिश्र, पद्माकर, सूरत मिश्र, भिखारीदास, कृष्ण कवि, ग्वाल कवि। इस प्रकार रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत हम कम से कम लगभग 12 कवियों तक हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस कोटि में रखे हैं विद्वान। उसके बाद दूसरा भाग है रीति सिद्ध काव्यधारा। तो मित्रों, रीति सिद्ध कवियों में सिर्फ एकमात्र कवि हैं बिहारी जी, तो इसको रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत रखे हैं साहित्यकार या विद्वान। उसके बाद तीसरा बिंदु है मित्रों रीति मुक्त काव्यधारा या कवि। तो रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इस प्रकार 4 मुख्यों को हम इस कोटि में रखते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे तो रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि किनको कहते हैं? तो रीतिबद्ध कवि वे कहलाते हैं जो काव्यशास्त्र के लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर, लक्षण से तात्पर्य है मित्रों काव्यशास्त्र में जो छंद, रस, अलंकार, ध्वनि, इसको ध्यान में रखते हुए रचनाएं लिखी गई हैं संस्कृत साहित्य में, तो उसी के रूप, उसी के अनुसार संस्कृत लक्षण ग्रंथों के अनुसार हिंदी साहित्य में भी लक्षण ग्रंथों की भांति, जैसे छंदबद्ध रचना है तो छंदों की प्रधानता होती है, या अलंकार की प्रधानता रचना है तो अलंकार की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ ध्यान देंगे तो रीतिबद्ध मतलब रीति में बांधा गया ग्रंथ को, बांधा गई रचनाओं को हम रीतिबद्ध रचनाओं के अंतर्गत या रीतिबद्ध साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें केशवदास, चिंतामणि, भूषण, देव, मतराम, जसवंत, इस प्रकार हम 12 कवियों का नाम आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये लक्षण ग्रंथों को ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि लाक्षणिक, लक्षण से तात्पर्य बताया था कि जो भी काव्यशास्त्र के 5 संप्रदाय होते हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, इस प्रकार। तो कोई एक रचनाकार किसी एक अलंकार की प्रधानता मानते हैं अपनी रचनाओं में, और किसी एक रचना में दूसरे संप्रदाय को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस प्रकार इसको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न आपके सामने भी प्रस्तुत करूंगा मौखिक रूप से, फिर लिखित रूप से भी प्रस्तुत करूंगा। जैसे रीतिबद्ध कवि ये हैं, इस प्रकार प्रश्न हो सकता है। तो वहाँ 4 विकल्पों में एक रीतिबद्ध कवि रहेंगे, जैसे केशव हो, चिंतामणि हो, देव, भूषण, मतराम, जसवंत, इस प्रकार। या रीतिबद्ध कवि में ये नहीं है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है मित्रों। तो आप ऐसा कीजिए, एक आरेख बनाइए 3 कोण जैसे। तो इस आरेख में आप 3 जो बनाएंगे, तो पहला बिंदु रीतिबद्ध, फिर दूसरा रीति सिद्ध जो बिहारी जी हैं, तो उसके बाद अंतिम है रीति से मुक्त जो 4 कवि आपके सामने प्रस्तुत किया था, इस प्रकार। फिर एक बार पर्दे पर भी देख सकते हैं मित्रों, रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत बिहारी जी हैं, तो दूसरे कोटि में रखिएगा इसको। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, फिर तीसरा है रीति मुक्त काव्यधारा या कवि। इसमें 4 लोग आएंगे हमको, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत हमको आएंगे बिहारी जी मित्रों। तो बिहारी जी जो हैं, इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बिहारी जी किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं या किस काव्यधारा के कवि हैं।
तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो वहाँ आप चयन कीजिएगा विकल्प रीतिबद्ध रहेंगे, रीति सिद्ध रहेंगे, रीति मुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार 4 विकल्प होते हैं, तो रीति सिद्ध विकल्प का चयन करना होता है। या वहाँ दूसरे रूप में भी हो सकता है रीति सिद्ध कवि ये हैं, रीति सिद्ध कवि डैश हैं, रीति सिद्ध कवि कौन है। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एकमात्र कवि हैं रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत बिहारी जी। उसके बाद तीसरा बिंदु है रीति मुक्त काव्यधारा। मुख्य रूप से सामान्य रूप से हम उल्लेखनीय महत्वपूर्ण मानते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। इस प्रकार 4 मुख्य कवियों को हम रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि ये हैं, तो वहाँ एक विकल्प सही दिया जाता है, बाकी जो 3 हैं वो गलत विकल्प होते हैं मित्रों, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। इस प्रकार तो याद रखिएगा कि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर 3 जो हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो सिर्फ कवियों की कोटि को लेकर भी प्रश्न कई बार पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। जितने भी पुराने प्रश्न पत्रों देखने से इस प्रकार के प्रश्नावली में दिया गया है इस रूप में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो आरेख में बताया था, आरेख लिखिएगा, अगर हो सके तो एक सूची भी बनाइए, जैसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो वहाँ कवि का नाम लिखिएगा, उसके सामने उनकी रचनाओं के बाद काव्यशास्त्र के जो लक्षण हैं, तो लक्षणों में किनकी प्रधानता है इनकी रचनाओं में, भाषा क्या है। तो खास करके ध्यान दीजिए परीक्षार्थी, रीतिकाल की जितने भी रचनाएं पाए जाते हैं ये 3 मुख्य कालखंडों में जो विभाजन किया है अध्ययन के लिए, तो तीनों में जो रचनाएं पाई जाती हैं हमको, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तीनों में जो भी रचनाएं हैं उनकी भाषा है ब्रज। तो किसी रचना में ब्रज भाषा में कुछ अन्य बोलियों की शब्दावली पाई जाती है, या बुंदेलखंड की शब्दावली पाई जाती है, या कोई राजस्थानी से हो तो राजस्थान की शब्दावली पाई जाती है। तो इस प्रकार मित्रों ये जो ब्रज भाषा रीतिकाल की मुख्य भाषा रही सभी रचनाओं की, लेकिन शब्दावली का प्रयोग जो देखेंगे बोलियों का, तो उसमें ज़्यादा कम दिखाई पड़ेंगे हमको, क्योंकि रीतिकाल में जितने भी साहित्यकार रहे हैं, रीतिबद्ध हो, रीति सिद्ध हो, रीति मुक्त हो, और तीनों में जितने भी रचनाएं पाई जाती हैं, तो रचनाकार जो हैं ब्रजभाषा मतलब ब्रजमंडल जो कहा जाता है, जो ब्रजमंडल के नहीं हैं, अन्य प्रदेशों से भी हैं, कुछ लोग राजस्थान से हैं, कुछ बुंदेलखंड से हैं, कोई इधर कोलकाता के पास बिहार क्षेत्र से भी कुछ कवि आपको पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। इस प्रकार सिर्फ ब्रजभाषा का प्रयोग किया है उनकी रचनाओं में, ये ऐसा मत समझना ही कि हम ये ब्रजमंडल से हैं, मतलब आगरा, मथुरा, भरतपुर के आसपास जो वृंदावन जो है, तो वहाँ के आसपास जो भी प्रदेश है, उस सीमा क्षेत्र है, वहाँ के रहने वाले, ऐसा नहीं समझना चाहिए हम लोगों को। लेकिन बाहर से भी हैं, जैसे हिंदी की विकास के बारे में जब हम बात करते हैं, तो विकास के लिए जितने विभूति इसमें योगदान दिए हैं, सभी लोग सिर्फ हिंदी क्षेत्र से नहीं है, हिंदी से बाहर से जो इसमें आकर विकास किए थे, कोलकाता से हैं कुछ लोग, कुछ उत्तर प्रदेश। इस प्रकार जैसा हम आधुनिक काल के अंतर्गत चर्चा करते हैं खड़ी बोली भाषा विकास के अंतर्गत, तो उस तरह यहाँ भी उस ब्रजमंडल से नहीं है, अन्य प्रदेशों से भी हैं। तो इस प्रकार 3 रूपों में हम बांटते हुए अगर हम अध्ययन करेंगे तो बहुत आसान है। आप जहाँ पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी कमरे में, जिस प्रदेश में, तो वहाँ आप इस तरह की जो सूची है, जो मैं आरेख आपको बताया था, टेबल कहते हैं अंग्रेजी में, तो वहाँ ऐसे बनाकर अगर आप दीवार पे चिपकाएंगे तो आते जाते हैं या पुनस्मरण करने के लिए परीक्षा से पहले कम समय में ज़्यादा विषय सामग्री
हम पुनस्मरण करने के लिए बहुत आसान है। ये एक ट्रिक के रूप में भी आप रख सकते हैं या माइंड मैप के अंतर्गत भी आप दे सकते हैं इसको। तो आगे बढ़ेंगे रीति काल के अंतर्गत। जैसे हम केशवदास जी को रसिक प्रिया के अंतर्गत बात करते हैं। भगीरथ मिश्र ने रसिक प्रिया को रसिकों की तृप्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ माना है। जैसे रिधिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत केशवदास जी बहुत उल्लेखनीय विभूति हैं। तो ये इस रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो भगीरथ मिश्र जो साहित्यकार हैं, रसिक प्रिया को रसिकों की तृप्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ माना है इन्होंने। तो प्रश्न हो सकता है यहाँ, भगीरथ मिश्र ने रसिक प्रिया को किस रूप में माना है? तो भगीरथ मिश्र ने किस रचना को रसिकों की तृप्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ माना है? तो केशवदास की रसिक प्रिया को किस नाम से जाना जाता है? रसिकों की तृप्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ के रूप में माना जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार एक विषय बस 2 या 3 वाक्यों में है एक विषय, तो इसको हम कम से कम 8-10 प्रश्नों के रूप में हम बना सकते हैं। तो परिभाषा याद रखना है, भगीरथी मिश्र द्वारा दी गई परिभाषा। तो इस परिभाषा कई बार नेट परीक्षा में पूछा गया है। तो पुराने प्रश्न पत्र अगर आप देखेंगे तो ये पाया जाता है यह प्रश्न। उसके बाद केशव जी की रचना रसिक प्रिया जो है, इसमें नवरसों की व्याख्या की गई है। जैसे शुरुआत में ही बताया था, जो लक्षण काव्यशास्त्र के लक्षण हैं या रस या अलंकार छंद इस प्रकार। तो केशवदास की रचनाओं में किसी रचना में रस की प्रधानता है, किसी रचना में अलंकार की प्रधानता है। तो रसिक प्रिया में रसों की प्रधानता है, रसों की व्याख्या की गई है। तो रचना के नाम में निहित है रस, रस प्रधान कृति है ये। प्रमुख रूप से श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है इसमें। इसकी भाषा जो है बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रजभाषा है। जैसे आपको जो अभी बताया था कि रीतिकाल में जो भी रचनाएं लिखी गई हैं, इन रचनाओं की भाषा जो है ब्रज है, लेकिन इस ब्रज भाषा में कई बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। तो इनकी मतलब केशवदास जी की या रीतिबद्ध कवि केशवदास जी की जो रसिक प्रिया रचना है, तो इसकी भाषा जो है ब्रजभाषा है। तो ये ब्रजभाषा जो है बुंदेलखंडी बोली की मिश्रित शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्रश्न हो सकता है मित्रों, यहाँ नवरसों की व्याख्या इसमें पाया जाता है। तो कवि का नाम नहीं दिया जाता है, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है प्रश्न के रूप में, नवरसों की व्याख्या इसमें व्याख्या की गई है, नवरसों की व्याख्या इसमें की गई है इस प्रकार, या नवरसों की व्याख्या इन्होंने रसिक प्रिया में की है। ध्यान दीजिए, नवरसों की व्याख्या इन्होंने रसिक प्रिया में की है। तो जब तक आप केशवदास की रचना रसिक प्रिया है ये सामान्य जानकारी है, तब तक इस प्रश्न का उत्तर आप हल नहीं कर पाएंगे मित्रों। ध्यान दीजिए, इस संदर्भ में रसिक प्रिया को लेकर इस तरह समझना चाहिए कि रसों की व्याख्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें, और बुंदेलखंड मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग प्रस्तुत रसिक प्रिया रचना में की गई है। ये केशवदास की रसिक प्रिया के संदर्भ में। तो केशवदास जो भी रचनाएं लिखी हैं इनकी, तो इससे पहले एक कार्यक्रम में आपको बताया था कि इनकी कुल रचनाएं, उनकी सूची भी दिया मैं, आप दूसरे कार्यक्रम की वो वीडियो देख सकते हैं। तो इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। मित्रों ध्यान दीजिए, क्योंकि ये काव्यशास्त्र लक्षण से प्रभावित हुए कवि रहे, तो इसलिए काव्यशास्त्र मतलब संस्कृतनिष्ठ जो साहित्य है, तो उसमें प्रयोग किया गया है। लक्षण ग्रंथ कहते हैं जिन्हें संस्कृत साहित्य के अंतर्गत। मित्रों इसलिए केशवदास जी बहुत संस्कृत में विद्वान रहे, और संस्कृत साहित्य से संबंधित जितने भी नाटक काव्य हैं, तो उन सारा साहित्य इन्होंने अध्ययन किया है। तो इसलिए इनकी रचनाओं पर संस्कृत साहित्य या संस्कृत भाषा का प्रभाव है। मित्रों, इस एक छोटा सा वाक्य को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। केशवदास जी की जैसे रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि केशवदास जी की रचनाओं पर डैश का प्रभाव है, तो ये इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संस्कृत भाषा,
फिर दूसरे रूप में अगर प्रश्न देखें एक बार, केशवदास की रचनाओं पर डैश साहित्य का प्रभाव है, तो संस्कृत साहित्य का प्रभाव है। तो इस प्रकार दो रूपों में हम समझ सकते हैं केशवदास की रचनाओं को लेकर वे केशवदास जी किससे प्रभावित, इस प्रकार। तो मित्रों, केशवदास को लेकर कई उल्लेखनीय बातें हैं, हम एक एक उल्लेखनीय बातों को आगे बढ़ेंगे। नमूना प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। तो केशवदास जी को लेकर एक तथ्य है, एक कथन है, क्या है? केशव कठिन काव्य का प्रेत है। यह कथन किनका है? बहुत बहुत उल्लेखनीय बात है मित्रों, उल्लेखनीय विषय है केशवदास जी को लेकर, रीतिकाल को लेकर, रीतिबद्ध काव्य धारा को लेकर। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। यह किनकी द्वारा की दी गई परिभाषा या किनका कथन है? तो यहाँ सही विकल्प देखें, एक शुक्ल हैं, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, द्विवेदी जी। तो सोचिएगा मित्रों, क्या हो सकता है? कठिन काव्य का प्रेत तो शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि इनकी रचनाओं में जो प्रयोग मिलता है तो संस्कृतनिष्ठ हैं। 100% आपको लक्षण प्रधान, मतलब लक्षणों के जो भी नियम होते हैं, पूरे लाक्षणिक विश्लेषण इसमें मिलता है, इसका प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। अगर इनकी रचनाओं को समझना है, इनकी काव्यों को समझना है, तो आपको काव्य के जो भी लक्षण होते हैं, काव्यशास्त्र के जो भी लक्षण होते हैं, उसमें जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इनकी रचनाओं को समझते हैं। तो इसलिए जब रामचंद्र शुक्ल जी इनकी रचनाओं का अध्ययन किए थे, उस समय इनको लगा बहुत कठिन है इनकी रचनाएं, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत उपाधि या परिभाषा जो भी कहें आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिए, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी हैं और कहा है रामचंद्र शुक्ल जी। तो मित्रों, इस प्रकार आपको और एक कार्यक्रम में बताया था, फिर भी एक बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जब हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जब लिखे हैं, शुरुआत में इन्होंने एक आलेख के रूप में लिखे हैं, मतलब आमुख, जैसे कोई पत्रिका के लिए आमुख लिखी जाती है, तो आमुख के लिए इन्होंने 8, 10, 12 पन्नों में अपने विचारधारा व्यक्त किए थे। जब वे ये आलेख लिखे हैं उसमें आमुख के लिए, तो उसके बाद इनके आलोचना और विचारधारा में परिवर्तन आया। तो उसके बाद इन्होंने सोचे कि साहित्य से संबंधित एक रचना लिखें, एक ग्रंथ लिखें, ताकि इसमें एक उदाहरण सबूत करते हुए एक विख्यात साहित्य लिखें। इस प्रकार सोचकर इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो लिखने के बाद इन्होंने आदिकाल से लेकर जो आधुनिक काल तक काल विभाजन किया है, तो प्रत्येक काल विभाजन में जो भी उपविभाजन है, जैसे आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल में फिर 2 रूप है, सगुण निर्गुण, सगुण में 2 कृष्ण और राम भक्ति, फिर निर्गुण में प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, उसके बाद रीतिकाल में फिर 3 अभी दोहराया था मैं, फिर उसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु युग से लेकर प्रगतिवाद प्रयोगवाद तक, मतलब बीच में आपको छायावाद भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार मित्रों, जितने भी विभाजन किए इन्होंने, प्रत्येक विभाजन में प्रत्येक रचना को लेकर, कवि या लेखक को लेकर इन्होंने अपने विचार, अपनी परिभाषा दी है, अपना एक कथन प्रकाश डाले। तो उनको याद रखना होगा मित्रों। इसलिए आपको कई बार बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ज़्यादा कोई ज़्यादा कथन नहीं दिए हिंदी साहित्य का इतिहास में। सबसे ज़्यादा अगर कथन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिए गए हैं, आपको प्राप्त होंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रत्येक कालखंड में। तो इस तरह अगर आप आधुनिक काल में जाएंगे तो और ज़्यादा मिलेंगे। तो वही दोहराया था जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जब ये कार्यक्रम, ये कक्षाएं चालू की हैं इस चैनल में, तो प्रत्येक कार्यक्रम में आपको बताया था। तो इसमें भी एक बार दोहराना पड़ रहा है, क्योंकि आप सतर्क रहेंगे। जब भी ये कथन आएंगे, कम से कम एक 3-4 पन्ने रख के वहाँ एक जगह लिखिएगा, तो कहाँ, किस संदर्भ में, किस कवि या किस रचना, किस भाषा, किस कथा वस्तु, किस लक्षण
ग्रंथों को लेकर इन्होंने तथ्य बताए या परिभाषा दी है, उसको ध्यान में रखना होगा मित्रों। तो यहाँ सही विकल्प क्या है, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, शुक्ल जी आचार्य। तो कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं इनको। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे हम लोग इस विषय को लेकर। केशवदास जी रीतिबद्ध कवि कहें, तो रीतिबद्ध कवियों में हम दूसरे कवि के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, वह हैं चिंतामणि जी, जो शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे प्रश्न बनता है मित्रों यहाँ, शुक्ल जी जो हैं आरंभकर्ता के रूप में डैश को मानते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। पूरा नाम इनका चिंतामणि त्रिपाठी। तो वस्तुतः रीति ग्रंथों की जो अविच्छिन्न धारा रही है, उसकी शुरुआत जो है चिंतामणि से ही होती है। कई विद्वान जो हैं जो रीति ग्रंथों की शुरुआत मानते हैं। हम भी जब अध्ययन करते हैं रीतिकाल से संबंधित, ये जो आरंभ या शुरुआत आदि जो है चिंतामणि की रचनाओं से ही मानना पड़ेगा। यह याद रखिएगा कि रीतिकाल की रचनाओं का आरंभ या शुरुआत डैश कवि की रचनाओं से मानते हैं। तो किस कवि की रचनाओं से मानते हैं? चिंतामणि की रचनाओं से मानते हैं। बहुत उल्लेखनीय बात है यहाँ रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत मित्रों, क्योंकि संपूर्ण रीतिकाल का इतिहास साहित्य देखेंगे तो इसके संदर्भ में चिंतामणि की रचनाओं से ही मानना पड़ता है शुरुआत। तो ये रीतिकाल से संबंधित। फिर चिंतामणि के द्वारा लिखी गई जो भी रचनाएं या ग्रंथ हैं तो उल्लेखनीय हैं कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल और रामायण। इस प्रकार उल्लेखनीय रचनाएं हैं चिंतामणि द्वारा लिखी गई, आप देख सकते हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इनके द्वारा रची गई रचनाएं 4 हैं, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, पिंगल और रामायण, रसमंजरी। तो मित्रों प्रश्न बन सकता है यहाँ चिंतामणि की रचना, सामान्य रूप से प्रश्न है क्या है, पिंगल और रामायण एक दिया जाता है, या दूसरे रूप में भी प्रश्न हो सकता है। जो 4 रचनाओं का नाम आपके सामने प्रस्तुत किया मैं, पर्दे पर भी देख सकते हैं आप। रसमंजरी डैश की रचना है, चिंतामणि की रचना है। मित्रों यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, रसमंजरी जो अभी प्रश्न बनाया था मैं, रसमंजरी, तो रस शब्द को लेकर कई रचनाएं लिखी गई हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो समीपता पाने वाले रचनाओं की सूची भी एक बना सकते हैं आप लोग, ताकि आपको दुविधा ना हो या किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो काव्य प्रकाश मतलब काव्य से संबंधित भी कई प्रकार की रचनाएं प्राप्त होंगे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो इस प्रकार चिंतामणि द्वारा लिखी गई कई रचनाएं हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा मित्रों, चिंतामणि के अंतर्गत जो भी इनके ग्रंथ हैं, कवि की शैली और काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों को जो प्रतिपादन करने के लिए दोहा सोरठा छंदों का उदाहरण के लिए कवित्व सवय का प्रयोग करने की रही है इनके ग्रंथों में, इनकी रचनाओं में। मतलब जब आप काव्यशास्त्र से संबंधित लक्षणों पर ध्यान देंगे तो दोहा सोरठा छंदों में इन्होंने इन दोहा सोरठा छंदों का प्रयोग किया है इनकी रचनाओं में। उसके साथ साथ कवित्व सवयं का भी प्रयोग किया है चिंतामणि अपनी रचनाओं में। जो भी काव्यशास्त्रीय सिद्धांत हैं, काव्यशास्त्रीय सिद्धांत या काव्यशास्त्रीय लक्षण या लक्षण कहेंगे, काव्यशास्त्रीय नियम, काव्यशास्त्रीय संप्रदाय, जो भी कहेंगे ये पर्याय है। तो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत जब हम कहते हैं तो वहाँ आपको ध्यान में आना चाहिए कि छंद, रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, इस प्रकार जो 5 मुख्य संप्रदाय कहते हैं हम लोग, उस संदर्भ में भी हम चर्चा किए थे। काव्यशास्त्र के अंतर्गत भी संप्रदाय कौन किस प्रकार के संप्रदाय चलाए, उनकी रचनाएं क्या हैं, तो वो एक सूची बनाइएगा ताकि दुविधा ना हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे चिंतामणि को लेकर। विषय की बात करें तो वह संस्कृत लक्षणों का शाब्दिक अनुवाद ही है, परंतु प्रथम ग्रंथ के रूप में यह सर्वाधिक महत्व रखता है, क्योंकि इनका अनुकरण जो है आगे चलकर अन्य आचार्य कवियों ने की है। तो चिंतामणि से संबंधित ये बात अगर आप ध्यान देंगे इनकी रचनाओं में मित्रों, तो इनकी रचनाओं में जो भी छंदों का प्रयोग किया गया है, इन छंदों का प्रयोग जो है
बहुत उल्लेखनीय हैं, बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त होते हैं इनकी काव्यों के अंतर्गत। उसके बाद ध्यान देंगे अन्य कवि भिखारी दास। भिखारी दास की प्रसिद्ध आचार्य और कवि दोनों रूपों में हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, यहाँ आचार्य और कवि क्या अंतर है दोनों के अंतर्गत। जब हम रीतिकाल का साहित्य के संदर्भ में बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, दो चीज़ों को समझना चाहिए कवियों के संदर्भ में। तो यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि रीतिकालीन साहित्य पर दो रूपों में प्रभाव है। जैसे कवियों को दो रूपों में विभाजन कर सकते हैं, जैसे कवि और आचार्य। आचार्य उनको कहते हैं जो आचार्य काव्यशास्त्र के लक्षणों जो हैं, जैसे अभी बताया था आपको संप्रदाय के रूप में, तो उन पर आधारित जो रचनाएं की हैं या सामान्य रूप से रचनाएं की हैं, तो उनको आचार्य की कोटि में रखे हैं। जो कवि लक्षणों के आधार पर अपनी रचनाएं नहीं लिखे हैं, उनको सिर्फ कवि के रूप में मानते हैं कई विद्वान और साहित्यकार इस काल की रचनाओं को लेकर। तो इसलिए हम विभाजन के अंतर्गत भी आचार्यों के नाम, आचार्यों को अलग और कवियों को अलग इस प्रकार अध्ययन कर रहे थे। तो इसलिए भिखारी दास जी को आचार्य की कोटि में रखते हैं, अर्थात इनकी रचनाओं में काव्यशास्त्र के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब काव्यशास्त्र के जो नियम हैं, काव्यशास्त्र लक्षणों के जो नियम हैं, उन पर आधारित रचनाएं लिखे हैं भिखारी दास। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने अपने ग्रंथों में ध्वनि, जैसे अभी बताया था कि अलंकार, रस, नायिका वेद, नक्षिक वर्णन, लक्षण, विवेचन, शब्द शक्ति, वक्रोक्ति, इस प्रकार जितने भी लक्षण होते हैं काव्यशास्त्र के अंतर्गत, सारे लक्षण पाए जाते हैं इनकी रचनाओं में मित्रों। तो इस प्रकार भिखारी दास को लेकर ये आचार्य के रूप में मानते हैं। तो इनकी 7 मुख्य ग्रंथ पाए जाते हैं मित्रों। तो 7 मुख्य ग्रंथ बहुत उल्लेखनीय हैं। किसी ग्रंथ, प्रत्येक ग्रंथ की अपनी एक विशेषता है। तो रस सारांश एक है, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल, शब्दनाम प्रकाश, इसको शब्दकोश भी कहते हैं, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। इस प्रकार इनकी 7 ग्रंथ पाए जाते हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, पर्दे पर भी देख सकते हैं आप। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, चंदोर्णव पिंगल, शब्दनाम प्रकाश, इसको शब्दकोश भी कहते हैं, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका नाम से भिखारी दास की रचनाएं हैं। तो इससे पहले भी दोहराया था आपको, रस सारांश मतलब रस शब्द को लेकर कई रचनाएं की गई हैं, खास करके जो लक्षण से प्रभावित हैं। तो लक्षण ग्रंथ जिन्हें कहते हैं हिंदी में। तो रस से शुरू होते हुए जितने भी रचनाएं हैं उसको एक कोटि में रखिएगा। तो रस सारांश, इससे पहले भी हम रस संदर्भ में चर्चा किए थे। तो काव्य निर्णय मतलब काव्य से संबंधित भी रचनाएं कई लिखी गई है। फिर श्रृंगार से संबंधित भी कई रचनाएं लिखी गई है। तो भिखारी दास के संदर्भ में हम समझना चाहिए कि श्रृंगार निर्णय भिखारी दास जी की है। तो इनके जो 7 ग्रंथों हैं, इन 7 ग्रंथों को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, चंदोर्णव डैश की रचना है। तो चंदोर्णव में छंदों की प्रधानता है, रस सारांश रसों की प्रधानता है भिखारी दास की। तो इस प्रकार सामान्य रूप से जब हम रचना पढ़ते हैं तो रचना का जो नाम है उस नाम में ही उस शैली के बारे में हम समझ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं में यही स्थिति है। कुछ रचनाओं में थोड़ा समीपता पाया नहीं जाता है, रचना का नाम को लेकर कुछ विपरीत रूप से भी उसमें व्यक्त किए जाते हैं। जैसे रामचंद्र तुलसीदास जी की कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्त थे वो, लेकिन कृष्ण से संबंधित दोहा भी लिखे इन्होंने कृष्ण गीतावली में। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि कृष्ण गीतावली दिया गया है और 4 विकल्प होते हैं, उसमें तुलसीदास जी भी रहेंगे, उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा के 3 विकल्प रहेंगे। लेकिन हम समझते हैं कृष्ण काव्य है, इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कोई न कोई कवि या संत रहेंगे। लेकिन यहाँ सही विकल्प क्या है? तुलसीदास जी।
कृष्ण गीतावली की रचना की। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा समीपता पाए जाएंगे। भिखारीदास की रचनाओं के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर भिखारीदास के अंतर्गत अगर आप ध्यान देंगे इनके अन्य विषयों के अंतर्गत मित्रों, प्रथम 3 ग्रंथ जो हैं काव्यशास्त्र से हैं, काव्यशास्त्र से प्रभावित हुए हैं। उसके बाद चौथा ग्रंथ जो है छंद शास्त्र से प्रभावित हैं। अभी बताया था आप लोगों को। शब्द नाम प्रकाश को अमरकोश, अमर प्रकाश नाम से जाना जाता है। जैसे अमर सिंह की रचना अमरकोश जो है, तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने शब्द नाम प्रकाश रचना लिखी। तो इस रचना को अमर प्रकाश नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत। तो मित्रों, इस प्रकार प्रत्येक रचना के पीछे कुछ न कुछ इतिहास रहता है। तो यहाँ प्रस्तुत जो शब्दनाम प्रकाश रचना है, इसके पीछे क्या है? अमरकोश की कृति। अमरकोश कौन है? संस्कृत साहित्यकार है, संस्कृत रचनाकार है। तो अमरकोश अमर सिंह की रचना है। तो इस अमरकोश की रचना के आधार पर इन्होंने शब्दनाम प्रकाश लिखा है। शब्दनाम प्रकाश को हम हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल के अंतर्गत, रीतिबद्ध साहित्य में हम इस तरह समझना चाहिए कि अमर प्रकाश नाम से जाना जाता है भिखारीदास की इस रचना शब्दनाम प्रकाश को लेकर। तो चीज़ों को देखिएगा, मैं जिस तरह विश्लेषण कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे भिखारीदास के संदर्भ में अन्य विषय, यह संस्कृत के अमरकोश का भाषानुवाद है। मतलब जिस तरह अभी बताया था आपको, संस्कृत साहित्य की रचना है अमरकोश अमर सिंह की, तो इसको अनुवाद किया है इन्होंने। और विष्णु पुराण संस्कृत से हिंदी में पाठ्यानुवाद भी किया है इन्होंने विष्णु पुराण को। उसके बाद ध्यान देंगे इनकी रचनाओं पर शतरंज शतिका जो है, इसमें शतरंज की चालों का वर्णन है। मतलब शतरंज जब खेलते हैं तो शतरंज से संबंधित जो भी हम एक एक स्टेप डालते हुए हम आगे बढ़ते हैं शतरंज के संदर्भ में, उस खेल में जीतने के लिए, तो उस खेल से संबंधित कई टेक्निक्स उसमें दिया गया है। तो मित्रों, इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है नेट परीक्षा में। तो ध्यान दीजिएगा, शतरंज की चालों का वर्णन डैश कृति में मिलती है। तो किस में मिलेंगे? शतरंज शतिका के अंतर्गत मिलेंगे, क्योंकि रचना के नाम में ही निहित है शतरंज से संबंधित रचना है। इस प्रकार समझना चाहिए भिखारीदास की रचनाओं को लेकर। एक एक रचना अमरकोश से प्रभावित हुआ ग्रंथ, प्रभावित हुई रचना, इस प्रकार इनको समझ लीजिए। विष्णु पुराण संस्कृत से हिंदी में पद्यानुवाद किया गया है। तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भिखारीदास जी डैश रचना को पद्यानुवाद किया है, डैश रचना विष्णु पुराण को। तो विष्णु पुराण को इन्होंने पद्यानुवाद किया था। फिर किस रचना को भाषानुवाद किया? अमरकोश को। अमरकोश रचना के रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह, संस्कृत साहित्य से संबंधित रचनाकार हैं। तो इस तरह एक विषय को हम गहन अध्ययन करते हुए प्रश्न रूपों में हम अगर बनाते जाएंगे तो बहुत आसान होगा, सरल होगा अध्ययन करने के लिए मित्रों। तो उसके बाद ध्यान देंगे भिखारीदास के अंतर्गत। भिखारीदास जी ख्याति का आधार ग्रंथ है काव्य निर्णय। मतलब जो हम भिखारीदास को आचार्य के रूप में जब हम मानते हैं, तो जब हम आचार्य के रूप में मानते हैं भिखारीदास को, उनकी एक किसी न किसी कृति होती है, एक रचना होती है, वह रचना है काव्य निर्णय नाम से है। तो काव्य निर्णय कृति जो है उसकी ख्याति को बहुत विस्तृत किया है रीतिकाल साहित्य के अंतर्गत। तो इस ग्रंथ के निर्माण में भिखारीदास जी ने मम्मट, जैसे हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत भी विस्तार से जानकारी प्राप्त किए थे, मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव के ग्रंथों से सहायता ली है, या उनकी जो ग्रंथ हैं प्रभावित होकर इन्होंने काव्य निर्णय रचना की है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न बनाते हैं काव्य मतलब रीति काल के अंतर्गत, रीतिबद्ध साहित्य के अंतर्गत अगर प्रश्न बनाते हैं तो इस तरह के विषय को लेकर बनाया जाता है प्रश्न। जैसे
किससे प्रभावित होकर भिखारी दास जी काव्य निर्णय रचना लिखी? किससे प्रभावित हुए थे? मम्मट भी दिया जाता है एक विकल्प, या विश्वनाथ भी दिया जाता है, अप्पय दीक्षित भी दिया जाता है, जयदेव भी दिया जाता है, या 3-4 कवियों का भी दिया जाता है। तो उपयुक्त में से 3 ऐसा भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी प्रश्न बताया था कि काव्य निर्णय, भिखारी दास जी अपनी रचना काव्य निर्णय किन से प्रभावित होकर रचना की? किन से प्रभावित होकर? वहाँ 4 विकल्प होंगे, एक मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित। चौथा विकल्प होगा उपरोक्त में से 3। जब इस तरह प्रश्न बनाया जाता है तो आप सोचते हुए विकल्प का चयन करना होता है। तो उपरोक्त 3 सही है, इसलिए चौथा विकल्प का चयन करना होता है। तो यह एक तरीका है प्रश्न बनाने में मित्रों, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और इस विषय को लेकर और भी प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे काव्य निर्णय डैश की रचना है, भिखारी दास की रचना, तो भिखारी दास की क्या थी, विस्तृत करने वाली रचना क्या है? काव्य निर्णय। तो इस प्रकार सामान्य रूप से हम प्रश्न बना सकते हैं। तो उसके बाद काव्य निर्णय में अगर हम देखेंगे तो इसमें ध्वनि का विवेचन प्रधान रूप से किया गया है। अगर हम कथा वस्तु पर ध्यान देंगे, ध्वनि संप्रदाय से संबंधित ध्वनि लक्षण जो है, इसका विवेचन, इसका वर्णन इसमें मिलता है। तो उनके द्वारा प्रस्तुत लक्षणों के उदाहरण काव्य प्रतिभा को भी दर्शाते हैं, काव्य प्रतिभा को भी इन्होंने व्यक्त किया है काव्य निर्णय रचना में मित्रों। तो अगर आप एक एक विषय को पढ़ते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो काव्य निर्णय में डैश की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? वहाँ 4 विकल्प होते हैं। बहुत कन्फ्यूज होने का प्रश्न है ये। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय में डैश की प्रधानता है। ध्यान दीजिए मित्रों, डैश की प्रधानता है, आप पर्दे पर भी देख सकते हैं, ध्वनि की प्रधानता है। तो वहाँ आपको रहेंगे रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, 4 विकल्प होते हैं। तो आप सही विकल्प का चयन करना होता है कि यहाँ ध्वनि। तो विषय पर ध्यान देते हुए पढ़ना है। उसके बाद जो भी इन्होंने लक्षणों के उदाहरण प्रस्तुत किया है, काव्य प्रतिभा को ही दर्शाते हैं। इनकी जो भी इनकी काव्य प्रतिभा है, मतलब लक्षण संप्रदाय जो है उसमें जो पकड़ है, इस पकड़ को इनकी रचनाओं में खूब उल्लेख किए हैं, खूब प्रयोग किए हैं। अपने अपने विचार विश्लेषण के माध्यम से अपनी रचना में जोड़ दिए हैं भिखारी दास जी। तो मित्रों इस तरह समझना चाहिए चीज़ों को प्रस्तुत संदर्भ में। फिर इनकी रचनाओं की भाषा जो है ब्रजभाषा है। ध्यान दीजिए, मैं इससे पहले भी बताया था, फिर भी एक बात दोहरा रहा हूँ। रीतिकाल की जितने भी साहित्य है, साहित्य की भाषा ब्रज है। तो किसी रचनाकार की भाषा में किसी बोली की प्रधानता होती है। तो बुंदेलखंड की शब्दावली मिलती है किसी की रचना में, किसी की रचना में खड़ी बोली। तो यहाँ प्रस्तुत इस संदर्भ में भिखारी दास जी की रचनाओं में ब्रजभाषा प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा में आपको खड़ी बोली शब्द पाए जाते हैं। तो खड़ी बोली शब्दों कई शब्द पाए जाते हैं इनकी रचनाएं। अगर आप पढ़ेंगे किसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत, चाहे MA, MPhil, PhD में जब आप पढ़ते हैं तो भिखारी दास की रचनाओं में आपको खड़ी बोली शब्द कई शब्द पाए जाते हैं। तो खड़ी बोली शब्दावली की झलक भी विद्यमान होती है इनकी रचनाओं में। तो कई बोलियों का मिश्रण भी इनकी भाषा में परिलक्षित होता है। जैसे खड़ी बोली की नहीं है, आसपास की सीमा क्षेत्र की जितने भी बोलियां हैं तो उन बोलियों की शब्दावली भी पाई जाती है भिखारी दास की रचनाओं में। तो इनकी भाषा, व्याकरण और अभिव्यंजन दोनों दृष्टियों से परिमार्जित है। परिमार्जित मतलब मैच्योर्ड कहते हैं। तो इनकी रचनाओं में ये देखने को मिलेंगे, भाव और भाषा दोनों ही आधारों पर भिखारी दास रीतिकालीन कवियों में अत्यंत सफल रहे हैं। इसलिए भिखारी दास जी को भाव, भाषा, लक्षणों का प्रयोग या व्याकरण के नियमों के आधार पर उत्कृष्ट कवि और आचार्य के रूप में जाने जाते हैं रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत मित्रों। तो इसलिए प्रत्येक कवि, जैसे हम केशव जी से लेकर जब जो हम बात
विस्तृत से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो प्रत्येक कवि की अपनी एक विशेषता है, प्रत्येक कवि की एक रचना की एक अपनी विशेषता है। तो इसलिए उस कवि को चाहे आचार्य की कोटि में रखा जा सकता है या रीतिकालीन कवि के रूप में कवि की कोटि में रखा जा सकता है मित्रों। तो इसलिए आचार्यों की कोटि को एक अलग सूची बनाइए, बनाते हुए अगर आप अध्ययन करेंगे तो बहुत आसान है। भिखारी दास होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, अन्य कवि, दूसरे कवि मोतीराम। तो मोतीराम रीतिबद्ध कवि हैं। तो मोतीराम ने रस और अलंकार दोनों पर रीति ग्रंथ लिखे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे, केशवदास लक्षण ग्रंथ लिखे हैं हिंदी साहित्य में, फिर भिखारी दास भी, फिर तीसरा मोतीराम भी। तो लक्षण से प्रभावित होकर मोतीराम जी रस और अलंकार दोनों पर रीति ग्रंथ लिखे हैं। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे ललित ललाम, रसराज, फूलमंजरी, छंदसार पिंगल, सतसई, साहित्यसार, लक्षण, श्रृंगार और अलंकार पंचाशिखा। ये जो रचनाएं हैं मोतीराम जी की हैं। रसराज, ललाम, ललित ललाम, फूलमंजरी, छंदसार पिंगल, सतसई, साहित्यसार, लक्षण, श्रृंगार और अलंकार पंचाशिखा, ये जो है मुख्य रचनाएं हैं मोतीराम जी की। तो इन ग्रंथों में अगर हम ग्रंथों पर अगर ध्यान देंगे तो इसमें ये रचनाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध और प्राप्त दो मुख्य ग्रंथ पाए जाते हैं। कई विद्वान मानते हैं सुप्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में ललित ललाम और रसराज। तो ललित ललाम और रसराज जो हैं, इनको रीतिबद्ध कवि की कोटि में रखने के लिए आधार बना है, बुनियाद बना है। तो मित्रों, यहाँ इनको आचार्य के रूप में भी मानते हैं। तो ललित ललाम और रसराज दो मुख्य ग्रंथ हैं मोतीराम जी की। तो ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम शब्द का अर्थ है सुकुमार योगी, ललाम शब्द का अर्थ है सुंदर। तो इस प्रकार बनता है ललित ललाम का अर्थ है ऐसा अलंकार ग्रंथ जो सुकुमार बुद्धि पाठकों के लिए उपयोगी हो। तो फिर एक बार दोहराता हूँ इधर मित्रों, ललित ललाम जो कृति है इनकी, इसमें अलंकार की प्रधानता है, अलंकार ग्रंथ कहा जाता है। अगर ललित ललाम शाब्दिक अर्थ समझना है, ललित शब्द का अर्थ है सुकुमार योगी, ललाम शब्द का अर्थ है सुंदर। इस दो शब्दों को अगर हम सुमेलित करेंगे तो यह अर्थ प्रस्फुटित होता है सुकुमार बुद्धि पाठकों के लिए उपयोगी रचना। क्या है? सुकुमार बुद्धि पाठकों के लिए उपयोगी रचना। इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या है ललित ललाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? सुकुमार बुद्धि पाठकों के लिए उपयोगी रचना को हम ललित ललाम शाब्दिक अर्थ कहते हैं। तो फिर और एक प्रश्न भी बन सकता है मित्रों, ललित शब्द का अर्थ क्या है? सुकुमार योगी। ललाम शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर। तो इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ मोतीराम जी की ललित ललाम के अंतर्गत शाब्दिक अर्थ भी ध्यान देना है, दोनों को जोड़ देने से क्या अर्थ स्पष्ट होता है उस पर भी ध्यान देना है, सुकुमार बुद्धि। फिर ललित ललाम में जो अलंकार प्रयोग किए गए हैं वो 100 अलंकार हैं, उसके भेदों का वर्णन है। और ये जो रचना है, ये ग्रंथ है, केवल अर्थालंकारों का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 100 अलंकार हैं इसमें। अलंकार के जो भेद होते हैं उन भेदों के बारे में भी वर्णन मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर आप ध्यान देंगे ललित ललाम रचना में जितने भी अलंकार हैं, रूपक अलंकार है, पुनरोक्त अलंकार है, अर्थालंकार है, उपमा अलंकार है, तो इन्होंने अर्थालंकार को ज़्यादा महत्व माना है, ज़्यादा प्रधानता दिए हैं ललित ललाम के अंतर्गत। तो रसराज में श्रृंगार तथा नायिका भेद का वर्णन है। नायिका भेद से युक्त तो ग्रंथ है, रचना है। नाम के अनुरूप इन्होंने श्रृंगार को रसों के राज की मान्यता दी है। सामान्य रूप से जानकारी है रसराज श्रृंगार रस को कहते हैं। तो इसकी रचना श्रृंगार, रसराज में श्रृंगार की प्रधानता है, मतलब
संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इस ग्रंथ में इन्होंने नायिका के भेदों का उदाहरण अत्यंत मनोहर सुडौल शैली में दिया है। नायिका वर्णन करने वाला इनका सवैया अत्यंत रमणीय है, जैसे सवैया छंद में इन्होंने व्यक्त किए हैं इस ग्रंथ में। मित्राम की विशेषता है कि उनके जो कवि रूप के प्रति ईमानदारी है, उनकी भाषा भावों को अत्यंत सरसता के साथ अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ रही है इनकी रचना। तो मित्रों ध्यान दीजिए, मतिराम के संदर्भ में बहुत उल्लेखनीय अभिव्यक्ति की है इनकी रचनाओं में। जो भी लक्षण हैं, लक्षणों को लेकर, भाषा को लेकर, विचारों को लेकर, कथा वस्तु को लेकर, तो भाषा के माधुर्य के साथ उत्कृष्ट भावों का जुड़ा होना मतिराम के काव्य की उल्लेखनीय विशेषता है। मतलब इनकी रचनाओं में जो माधुर्य है, तो भावों का जुड़ा होना इनकी रचनाओं की एक विशेषता है। उसके बाद नमूना पृष्ठ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इनमें रीतिबद्ध कवि कौन है? रीतिबद्ध कवि मतलब रीतियों से युक्त, लक्षण से युक्त देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर। तो कौन आएंगे मित्रों आपको? देव, सही विकल्प। उसके बाद प्रकृति चित्रण के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ध्यान दीजिए, प्रकृति चित्रण के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो पद्माकर, भूषण, घनानंद, सेनापति। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये कवि वीर रस को प्रधान मानते हैं, कोई अलंकार को मानते हैं। आपको कई बार दोहराया था। तो प्रकृति चित्रण के अंतर्गत आप ध्यान देंगे तो सेनापति जी सही विकल्प है इस संदर्भ में। इस तरह समझना चाहिए कि सेनापति को प्रकृति चित्रण से जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इस प्रश्न को विश्लेषण करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति को प्रकृति का चितेरा कवि कहा है। क्या कहा है? प्रकृति का चितेरा कवि कहा है। तो इसलिए प्रकृति चित्रण के लिए बहुत विख्यात कवि रहे हैं सेनापति जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी को लेकर भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी किन को प्रकृति का चितेरा कवि कहा है? तो किन को कहा है? सेनापति जी को। तो रामचंद्र शुक्ल जी के संदर्भ में इसे पहले भी बताया था, प्रस्तुत कार्यक्रम में भी बताया था कि कितने परिभाषाएं दिए हैं इन्होंने किसी रचना को लेकर, किसी कवि को लेकर। तो इन रचनाओं को ध्यान दिए आप, बहुत सटीक होगा, बहुत सरल होगा समझने के लिए कि किस संदर्भ में, किस काल विभाजन में, किस कृति को लेकर इन्होंने व्यक्त किया है। फिर एक बार ध्यान दीजिए मित्रों, इस शुक्ल जी द्वारा दी गई परिभाषा में चितेरा कवि कौन है? बहुत कठिन अगर प्रश्न बनाना चाहता है प्रश्न पत्र बनाने वाला, चितेरा कवि किसको कहा जाता है? सेनापति को कहा जाता है। सेनापति को चितेरा कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो इस प्रकार घुमा फिरा के आपको कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों। जैसे नमूने के लिए जो नेट सेट परीक्षाओं की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड या मानक कोई प्रश्न नहीं बनाया जाता है वर्तमान काल प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसलिए हम जब ये नेट परीक्षा होती है तो उससे संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है प्रश्न इस तरह पूछा जा रहा है घुमा फिरा के, तो उसी अनुरूप आपके सामने ये चीज़ें प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद उपयोगी हो। प्रतियोगिता परीक्षा है वो भी फिर हिंदी अध्यापक से संबंधित परीक्षा है, प्रश्न किसी तरह भी पूछा जा सकता है। अगर आप गुरुकुल परीक्षा पर ध्यान देंगे, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी प्रश्न पत्रों पर विषय से हटकर भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए हम हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण इतिहास दिया है, तो इसलिए विषयों को सरल रूप से अध्ययन करते हुए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। फिर और एक प्रश्न देखेंगे, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीतिकाल के जो नामकरण है उस संदर्भ में ये प्रश्न है, क्या दिया है? श्रृंगार काल कहा है। श्रृंगार काल कहा है इन्होंने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्यों कहा है? नीचे दिया देखिए पर्दे पर, श्रृंगार परक रचनाओं की अधिकता के कारण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है।
फिर एक बार प्रश्न पढ़ें, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? आधुनिक काल, भक्ति काल, श्रृंगार काल, आदिकाल। तो इस प्रश्न में अगर आप विकल्प देखेंगे तो श्रृंगार काल तीसरा जो है सही विकल्प है, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी मानते हैं कि रीतिकाल में जितने भी रचनाएं पाए जाते हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, चाहे वह संयोग श्रृंगार प्रयोग करें या वियोग श्रृंगार प्रयोग करें। इसलिए इन्होंने ये मानते हैं कि श्रृंगार परक रचनाएं ज़्यादा हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए श्रृंगार काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और एक प्रश्न देखेंगे, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? फिर एक बार, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि, गुरु, शिक्षक, आचार्य। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों। रीतिकाल जब पढ़ते हैं या काव्यशास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ दो रूपों में समझना है कवियों को लेकर, कवि, आचार्य। तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले क्या कहेंगे? आचार्य कहेंगे। काव्यशास्त्रीय निकष पर जब हम अध्ययन करते हैं या निकष पर रचे गए लक्षण ग्रंथ होते हैं तो उस समय लिखने वाले कवियों की रीतिकाल में आचार्य कहा जाता है उनको। मतलब रीतिबद्ध जो लक्षणबद्ध रचनाएं की हैं उनको आचार्य कहा जाता है। और एक प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो किसे माना है रीतिकाल का प्रवर्तक के रूप में? विकल्प देखिए, चिंतामणि, केशव, मतिराम, भूषण। तो चिंतामणि त्रिपाठी को इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक, रीति परंपरा का प्रणेता, शुरुआत करने वाला, आदि कवि, इस प्रकार इन्होंने नाम दिया है। तो रीतिकाल का आरंभ जो है इनसे मानते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी से। उसके बाद ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाता है, माना जाना चाहिए। और चिंतामणि ने काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश नाम ग्रंथ लिखे हैं। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं मित्रों। अगर आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार की रचनाएं प्राप्त होंगे। तो मित्रों, हम समझते हैं जो पुराने प्रश्न पत्रों को देखकर, प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को देखकर साहित्य संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा या पुराने कार्यक्रमों के द्वारा। तो इस प्रस्तुत कार्यक्रमों को आप लोग यूट्यूब सॉफ्टनेट चैनल से या विद्या, टी-सेट विद्या, टी-सेट निपुणा चैनल के जरिए आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे कमेंट भी रहते हैं, तो कमेंट में आप रिप्लाई दीजिए, फीडबैक दीजिए कि किस प्रकार के कार्यक्रम चाहते हैं। तो अगर आप फीडबैक देंगे तो उसके अनुरूप हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। तो इस संदर्भ में प्रस्तुत विषय को यहीं पर छोड़ देंगे, दूसरे विषय के साथ फिर दूसरे कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत होंगे मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।